हेलो बच्चों, यह फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। तो बच्चों, हमारा कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं जय प्रक्रम के बारे में और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। हमने पिछली क्लास में स्वयंपोषी विषमपोषियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर स्वयंपोषी किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि स्वयंपोषी जो होते हैं वह सामान्यतः अपने भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहां पर रिएक्शन लिखूं तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में जो पादप होता है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये आपका हुआ क्लोरोफिल और इसने क्या बना लिया, अपना भोजन बना लिया और भोजन में क्या बनाया, मेनली कार्बोहाइड्रेट और किसका निर्माण कर लिया, जल का। है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस अभिक्रिया में कि पादपों ने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया गया, कहां से, वातावरण से यानी वायुमंडल से, और जड़ों के द्वारा किसको ग्रहण किया जाता है, आपके इस जल को ग्रहण किया जाता है और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में यहां पर ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और यही प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब यदि आप गौर से देखेंगे, अभी मैंने आपको परिभाषा नहीं बताई है, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और हम ऑटोमेटिक खुद ही परिभाषा को यहां पर डिफाइन करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि CO2 जो है वह कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक, और यह क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक। यानी कि हम देख पा रहे हैं इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो स्वयंपोषी होते हैं, पादप होते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में या जल को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दोबारा सुनिएगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिभाषा क्या है। स्वयंपोषी सामान्यतः वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि सर हमने ये तो पढ़ लिया, आगे CO2 चाहिए और क्या चाहिए, जल चाहिए, लेकिन आखिरकार इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो यह भी सामान्य बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक सामग्री या कच्ची सामग्री कौन सी है। तो देखो, आपको रटना नहीं है, समझिएगा किसके द्वारा भोजन किया गया। यदि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्या चाहिए, आपका क्लोरोफिल वर्णक भी चाहिए। यदि इन चारों में से कोई भी नहीं होगा तो पादप जो है, हरे पादप, वह क्या नहीं कर पाएंगे, अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिन चीजों के निर्माण, जिन चीजों के उपयोग से किसी नई चीज का निर्माण किया जाता है वह सभी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी कच्ची सामग्री। तो यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कच्ची सामग्री है, यहाँ पर जल भी कच्ची सामग्री है, यहाँ सूर्य का प्रकाश भी कच्ची सामग्री और कौन, क्लोरोफिल वर्णक भी क्या है, कच्ची सामग्री। तो यानी कि हमारी चारों जो चीजें हैं, कौन सी, CO2 क्या हो गई बच्चों, कच्ची सामग्री हो गई। लेकिन यदि बात करूं CO2 को, तो CO2 ग्रहण कहां से की जाती है, पादपों के द्वारा वायुमंडल से। तो वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल से ग्रहण। दूसरा क्या है आपका, कच्ची सामग्री के रूप में जल यानी कि H2O, जो जड़ों द्वारा कहां से ग्रहण किया जाता है बच्चों, मिट्टी से ग्रहण कर लिया जाता है। तीसरी कच्ची सामग्री हो गई आपकी सूर्य का प्रकाश और चौथा हो गया आपका
क्लोरोफिल वर्णक। तो ये क्या है बच्चों, आपकी चारों ही क्या है, कच्ची सामग्रियां हैं जो हमारे लिए क्या आती हैं, आगे काम आती हैं, किसमें, इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां में पढ़ ली, कौन सी क्रियाएं इस अभिक्रिया में संपन्न हो रही हैं। हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में होने वाली घटनाओं की। तो देखना क्या क्या घटनाएं हो रही हैं बच्चों। पहली बात तो हम जान रहे हैं कि यह हमने ये ही क्यों कहा कि क्लोरोफिल जो वर्णक है वह क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। यदि आप किसी पत्ती की काट को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमें वहां पर कुछ हरे रंग की इस प्रकार के क्या दिखाई देती हैं, बिंदुनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन बिंदुनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, कोशिका के अंग यानी कोशिकांग, जिनका यहां नाम क्या दिया गया है आपके लिए, हरित लवक। क्या है बच्चों ये, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल वर्णक। अब यह क्लोरोफिल जो वर्णक है करता क्या है, यदि क्लोरोफिल वर्णक नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश का क्या नहीं होगा, भंडारण नहीं होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है, आपके इस सूर्य के प्रकाश का क्या कर रहा है बच्चों, भंडारण का कार्य कर रहा है। और जब तक सूर्य के प्रकाश का भंडारण नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, हमें इस प्रकार का नहीं कर सकते, संपन्न नहीं कर सकते। तो सूर्य के प्रकाश जरूरी है। और सूर्य के प्रकाश का भंडारण कहां होगा, तो वह होगा किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो होगी किसमें, हरित लवक के अंदर, लेकिन सूर्य के प्रकाश का भंडारण कौन करेगा, क्लोरोफिल। और यही हमने कहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको वो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। अब मैं आपसे यदि बात करूं तो क्या कि यहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो बच्चों पहला बात तुम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है, इस क्लोरोफिल द्वारा क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश का भंडारण हो रहा है। तो यह इस क्रिया में होने वाली क्या है, पहली घटना है। किस क्रिया में, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, पहला तो क्या हो गया, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या हुआ, भंडारण। अब जैसे ही प्रकाश आया, यानी कि ये कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। इस प्रकाश ऊर्जा का क्या होगा, परिवर्तन होगा कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो दूसरी घटना क्या है कि प्रकाश जो ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को यहां पर रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। रटिए नहीं, समझ लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक खुद लिख के आ सकते हैं। और तीसरे यदि मैं बात करूं यहां पर क्रिया की, तो देखना होगा क्या कि यहां पर क्या है, 12 जल के अणु हैं। और ये जल के अणु क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या करेंगे, निर्माण। तो मेनली इस जल का ही क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में। तो तीसरी क्रिया क्या हो गई आपकी कि जल के अणु का ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, अपघटन होता है। और चौथी क्रिया क्या है, चौथी क्रिया क्या है, आप ढंग से देखेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह क्या बना रहा है, आपका ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है, ग्लूकोज। कौन, CO2 क्या बना रही है, आपका ग्लूकोज बना रही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रही है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 दूनी 12 है। यहां कितनी है, 6। मतलब क्या हुआ, CO2 का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, CO2 का अपचयन। और वह CO2 का जो अपचयन है वह किसमें हुआ है, वह हुआ है आपका बच्चों किसमें, ग्लूकोज में। तो CO2 का अपचयन होता है, किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है। तो यह कौन सी घटना है आपकी, चौथी घटना है कि CO2 का ग्लूकोज या फिर आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो यह क्या है, चार घटनाएं हैं जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संपन्न हो रही हैं। एक एक लाइन जो आपको यहां बोर्ड पर पढ़ाई जा रही है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो सामान्यतः एग्जामों में पूछी जाती है। तो आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि इसको छोड़ दिया और छोड़ करके आप तुरंत आगे बढ़ गए, नहीं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अब हम बात करते हैं आगे, आपका हुआ यहां पर प्रकाश संश्लेषण पूरा। अब आपके दिमाग में चीज आई क्या कि सर आपने ये कहा कि जल का जो ग्रहण किया जा रहा है वह तो जड़ों के द्वारा किया गया, और CO2 ग्रहण किया गया किससे, वायुमंडल से। लेकिन आखिरकार पत्तियों में या फिर पादपों में ऐसी क्या चीजें हैं जो सीधा वायुमंडल से क्या कर रही हैं, इस CO2 को ग्रहण कर रही हैं। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार CO2 को किस प्रकार से ग्रहण कर लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं रंध्र के बारे में। क्या होते हैं रंध्र, सुनिएगा। यदि पत्ती को हम देखें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो आप उस पर क्या पाएंगे, हमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, छिद्रनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन छिद्रनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और क्या है ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा यानी रंध्र या छिद्र ही हैं जिनके माध्यम से पादपों के द्वारा इस वायुमंडल से क्या ग्रहण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। और ये रंध्र ही क्या काम करेंगे, जब बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, अर्थात जब पादपों में जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उस जल की अत्यधिक मात्रा को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो जल को शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, वह प्रक्रिया क्या कराती है, बाष्पोत्सर्जन। और ये बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह आपके स्टोमेटा यानी रंध्र के माध्यम से ही होती है। अब सवाल क्या है कि आखिरकार रंध्र क्या है। आपने ये तो पढ़ लिया कि सूक्ष्म जो छिद्र हैं उन्हें रंध्र कहा जा रहा है, लेकिन रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से क्या होते हैं, बंद होते हैं। रंध्र के कार्य दो पढ़ लिए आपने। पहला तो आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, और दूसरा क्या हुआ कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के समय अतिरिक्त जल का निष्कासन भी यहीं से होता है। अब मैं यदि आपसे बात करूं, देखिए जिस प्रकार से हम जब किसी कमरे में अंदर एंट्री पाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा दरवाजा यानी द्वार जो होते हैं वो खोलने पड़ते हैं। यदि हमारा दरवाजा नहीं खुला हुआ होगा, द्वार नहीं खुले हुए होंगे, तो हम उस कमरे के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, इन रंध्रों पर भी क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इन रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करती हैं। और इन कोशिकाओं को बच्चों क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। और यह 2024 का राजस्थान बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था, क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था आपसे, एक तो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा, आपकी द्वार कोशिका के द्वारा। दूसरा जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उन बड़े क्वेश्चनों में पूछ लिया गया था कि रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं या बंद होते हैं, और रंध्र खुले रंध्र और बंद रंध्र का क्या बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। तो यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये तो मैंने नॉर्मल बनाया हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये दोनों जो डायग्राम है वह आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये क्या होते हैं। तो समझना, मैं बात करता हूं किस प्रकार से रंध्र खुलता है और बंद होता है। तो ये रंध्रों पर क्या पाई जा रही है, द्वार कोशिकाएं। जैसे ही क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में क्या करता है, जल प्रवेश करता है। द्वार कोशिकाओं में जैसे ही क्या करता है बच्चों, जल प्रवेश करता है। जल के प्रवेश करते ही यह द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और फूल करके रंध्र जो होता है वह खुल जाता है। कैसे खुला बच्चों रंध्र, कि जैसे ही द्वार कोशिकाओं में जल ने क्या किया, प्रवेश किया, यह क्या हो गया, द्वार कोशिकाएं फूली और फूल करके क्या हो गया, रंध्र जो है वो खुल गए, जिसके कारण सामान्यतः CO2 में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। परंतु जैसे ही क्या होता है, इन द्वार कोशिकाओं से जल जो होता है, जल बाहर निकलता है। जल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही जल बाहर निकला,
यह क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और जैसे ही सिकुड़ जाएंगी रंध्र क्या हो जाएंगे बच्चों, बंद हो जाएंगे। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जल की मात्रा के आधार पर किस प्रकार से रंध्र खुल रहे हैं और रंध्र क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो जैसे ही द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है, जल के प्रवेश करते ही द्वार कोशिकाएं फूलती हैं, और फूलते ही क्या हो जाता है, ये रंध्र खुल जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा यदि यह क्या है, मेरा हाथ है, इसे मैं क्या मान लू रंध्र, और यहां पर इनको क्या मानू द्वार कोशिका। तो जैसे इनमें क्या होगा, जल प्रवेश करेगा, जल के प्रवेश करते ही ये जो रंध्र है वो इस प्रकार से खुल जाएंगे, और जैसे ही क्या होगा, जल इनसे बाहर निकलेगा, ये सिकुड़ेंगी और क्या हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे। तो यानी कि जल के प्रवेश करने और उसके बाहर निकलने, जल की मात्रा के आधार पर क्या हो रहा है, रंध्र खुल रहे हैं और क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो बच्चों यह था हमारा रंध्र के बारे में अध्ययन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में अध्ययन। आज की क्लास और पिछली क्लास को मिलाकर के हम बेसिक जानकारी जो है, स्वयंपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, जैव प्रक्रम क्या है, नॉर्मल सभी जानकारियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे कल की क्लास में पोषण के बारे में, और वह भी किस में पढ़ेंगे, अमीबा और मानव में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है, वह किस प्रकार से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। फिर हमें श्वसन पढ़ना है, वहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही आसान है, हम इसे आसानी से याद कर पाएंगे और इसमें अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेनली यदि मैं बात करूं सभी बोर्डों में ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में तो इसको बहुत ज्यादा नंबर भी दिए गए हैं, 8 नंबर का ये चैप्टर माना जाता है, और जो बड़े क्वेश्चन है वो यहाँ से पुटअप भी होते हैं। तो इसलिए इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा प्रयास है कि आसान भाषा में आपको यह चैप्टर समझाया जाए। वीडियो हो सकता है कि 1-2 ज्यादा हो जाए, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार से अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।